नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पहली सैलरी बहुत खास होती है। पहली आय न सिर्फ हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिलाती है, बल्कि हमारे निवेश के सफर की शुरुआत भी यहीं से होती है। आज बताएंगे पहली आय से कैसे शुरू करें निवेश, कहां पैसे लगाएं, आय में निवेश और खर्च का संतुलन कैसे बिठाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। काफी इमोशनल एक रिलेशन होता है हमारा हमारे पैसों के साथ, और वो भी पहली सैलरी के साथ। जब पैसा हाथ में आता है हमें लगता है कि बस अब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो बस एक सफर की शुरुआत होती है। आगे बहुत सारे मुकाम आने बाकी होते हैं। इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से जो पहली सैलरी होती है, चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी यंगस्टर के लिए जब आपको पहली सैलरी मिलती है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि जब आप बड़े हुए होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, राइट, आप अपने फैमिली में देखते हैं, शायद आपके बड़े भाई या पेरेंट्स जो भी है वो जो अर्न करके लाते हैं, आप भी वही करना चाहते हो। जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो तो ऑब्वियसली आपके करियर की शुरुआत है। तो दो तरह के एक्साइटमेंट, एक तो आपका करियर शुरू होता है, दूसरा आपको अपने कमाना शुरू करता है। तो वो जो फीलिंग आती है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो लगता है उसी दिन से आती है, क्योंकि किसी भी यंगस्टर के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उससे पहले शायद आप जो भी कर रहे थे, आप चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी पॉकेट मनी हो, तो जो भी आप कर रहे थे, आप अपनी फैमिली से पैसा मांग रहे थे, जब से आप खुद कमाना शुरू करते हो तो आपको वही आप बहुत अच्छा फील करते हो एज ए यंगस्टर कि ये पैसा आपके पास मिल रहा है। और इसीलिए आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है कि वो स्टेज ऐसी है जो आपके करियर की शुरुआत है। यानी आपकी ऑब्वियसली अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, लाइबिलिटीज बढ़ेगी। वो समय है आपके लिए समझने का कि ये जो पैसा हम कमा रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत है, आगे जाके इनकम बढ़ेगी, किस तरीके से हम इसको इन्वेस्ट करें, किस तरीके से हम सेव करें। और यही जो स्टेज है, और समझना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, डिफरेंट एसेट क्लासेस को, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां पे आपके एक अच्छे इन्वेस्टर या कितने सफल निवेशक आप बनते हैं, उसकी फाउंडेशन जो है वो इसी स्टेज पे होती है। ऑफकोर्स उस समय पे बहुत कम लोग यंगस्टर ऐसे होंगे जो आगे जाके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, बट क्रूशियल स्टेज है। जैसे मैंने कहा, एक तरफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर वो आपको फीलिंग आती है तो ये ऐसी भी स्टेज है जहां पे आपको ये समझना है इस पैसे से आपको क्या करना। हेमंत जी, आप अपना एक्सपीरियंस जरा हमसे शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से, क्योंकि आप इतने अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर हैं, लोगों को उनके फाइनेंसेस में हेल्प करते हैं। आपकी पहली जब सैलरी आपके पास आई तो आपकी प्रायोरिटीज सब क्या थी? तो एग्जैक्टली वही जो मैंने कहा समझी। फॉर्चुनेटली क्या है, मेरे फादर जो थे वो इसी फील्ड में थे। मेरे बड़े ब्रदर ऑब्वियसली उस टाइम जब वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। तो आई थिंक शायद घर का माहौल ऐसा था कि आपने देखा था कि घर में बजटिंग होती थी, आप पार्टिसिपेट करते थे उस प्रोसेस में। तो और क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरे फादर जो है वो डायरेक्टर स्मॉल सेविंग्स थे, तो आई थिंक वो एक हमारी शायद फैमिली में था उस समय पे। बट फिर भी ये फीलिंग तब भी थी। जो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने पैसे से आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि पता था कि थोड़ा इस पे भी ध्यान रखना, लेकिन वो जो फीलिंग थी तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वो डेफिनेटली थी। और शायद जो भी शौक अपने पैसे से पूरा करना चाहते थे, शायद कुछ महीने तो वही किए थे। उसके बाद धीरे धीरे जाके फिर समझना शुरू किया। बट आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में तो पूरा फोकस बिल्कुल उस पैसे को एंजॉय करने का। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़े अपने शौक पूरे करना, कुछ पैसा बचा के रखना, कुछ पैसा निवेश करना, यही तो खूबसूरती होती है कमाई की। और पहली कमाई जब हाथ में आ जाती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और आयाम भी बढ़ते चले जाते हैं। हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी हैं। क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं। हम पहली आय, पहली नौकरी, पहली कमाई, कुछ भी कहें उसकी हम बात करें। और आप से चर्चा करने से बस कुछ समय पहले ही मैं हेमंत जी से भी जानना चाह रही थी कि जब उनके हाथ में उनकी पहली सैलरी आई थी, उनकी प्रायोरिटीज क्या थी। आप भी एक
जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप भी निवेशकों को बताते हैं कि उनको अपना पैसा सही जगह कैसे निवेश करना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। आपने अपनी पहली सैलरी से क्या किया था? आपकी प्रायोरिटीज सब क्या थी? तो स्वाति नमस्कार, हेमंत भाई नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत ही बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए जो पहली सैलरी आई थी। एंड हमारी प्रायोरिटीज तब मेरे लिए ये था कि दैट मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग में था, पॉकेट मनी लेता था और मुझे लगा सैलरी पहली आई है तो मैं मम्मा पापा के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने फादर के लिए अपने वॉच ली, मदर के लिए एक मासिक सा नेकलेस सूट लिया। सबसे पहले मैंने वो किया। मेरी जुड़वा सिस्टर है, उनके लिए मैंने उनको 1000 रुपीज अलग से पकड़ाए कि देखो जो अपने पसंद से लेना लो। एंड बिकॉज मैंने हमेशा पेरेंट्स से लिए ही पैसे उससे पहले, और उन्होंने जो अपने लिमिटेड मीन्स में, एंड कॉलेज में इंजीनियरिंग में था मैं, बहुत अच्छे से लाइफ जी मैंने। तो उसके बाद जो पहली सैलरी आई तो मैंने ये किया साथ में। और मेरा पहला मैसेज मेरे पेरेंट्स ने यही दिया, सारे पैसे ऐसे उड़ा दोगे तो इन्वेस्ट क्यों नहीं किया इसको, तो मैंने उनको दिया भी, पर मेरे को उल्टा एक प्यारी डांट भी पड़ेगी दैट यू शुड हैव इन्वेस्टेड दिस मनी। आपने, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू। और तब म्यूचुअल फंड 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, का चलन इतना नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला सीधा, आप क्या करो, नेक्स्ट मंथ से एक आरडी अकाउंट खोलो और उसमें पैसा जो आपने अभी ये स्पेंड किया, जो अच्छी बातें कर लिया, अगले महीने से वो करना शुरू करो। सो फर्स्ट सैलरी की बात अलग थी, बट एज राइटली गाइडेड बाय माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरे फादर साइंटिस्ट थे, मदर प्रोफेसर थे, और तब एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट भी यही अवेलेबल होते थे। तो मैंने अगले मंथ से एक आरडी अकाउंट खोला और लगभग 1500 रुपए की लगभग राशि मैंने आरडी में करनी शुरू करी। एंड ऑब्वियसली इनिशियली तो उनके गाइडेंस में मैंने ये चलन शुरू करा अपनी सैलरी का। बट यस, अपने आप में एक अच्छी फीलिंग थी। वो अपने आप में एक जो पावर आती है जब आपको सैलरी मिलती है, जब आप खुद अर्न कर रहे हो, आपकी मेहनत की कमाई है। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बिल्कुल। तो आपकी और हेमंत जी की बात से ये तो साफ हो गया कि हमारे लाइफ के या हमारे निवेश के पहले गुरु जो होते हैं हमारे माता पिता ही होते हैं, और वही हमें अच्छे से बताते हैं कि आपको पैसे सही जगह कहाँ लगाने हैं, कहाँ खर्च करने हैं। तो ये एक हमने बहुत अच्छी बात आपसे समझी है। और जितने भी दर्शक, जितने भी नए निवेशक, यंग इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, अपने माता पिता से कुछ सीख लेकर इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे जरूर बढ़ाइए नए जमाने के हिसाब से। लेकिन अब हेमंत जी, आमतौर पर कहा जाता है कि जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करें उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। एसआईपी से निवेश करना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो पहली सैलरी से किसी को पहला निवेश करना है, मानिए कोई किसी की पहली सैलरी उसके 22 या 25 साल में उनके हाथ में आई है, तो आगे आने वाले 25 साल या आगे आने वाले 30 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन का ये बेस कैसे तैयार करती है? बाकी जैसा हमने पहले बात की कि वो जो स्टेज ऐसी है, ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि एक तरफ जब आपको वो लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप जो चाहे अपने पैसे से कर सकते हैं, वही एक इम्पोर्टेंट स्टेज भी है कि आपको अपने फ्यूचर में इस पैसे से क्या करना है, किस तरीके से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है, वो भी एक स्टेज है। तो मुझे लगता है जब यंगस्टर जब अपना करियर शुरू करते हैं तो दो चीजें, देखिए, आप इन्वेस्टर बनने से पहले सेवर होना जरूरी है। तो पहले तो उनको सेवर बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ सैलरी का हिस्सा बचाए। और इसके सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि अगर आप ऐसा प्रोसेस को फॉलो करते हो तो जो जनरली इंप्रेशन होता है कि अगर हम सेव करेंगे तो फिर खर्चा कब करेंगे, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके से थोड़ा सा सेव करना, थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो आप दोनों काम कर सकते हो। आप अपने एक अच्छी हैबिट जो है वो इनकलकेट कर रहे हैं अपने आप में, और साथ ही जो आप करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। हमारे घरों में ज्यादातर अभी भी फिक्स डिपॉजिट की बात होती है, सोना खरीदने की बात होती है, घर खरीदने की बात होती है, स्मॉल सेविंग में पैसा इन्वेस्ट करने की बात होती है, क्योंकि पेरेंट्स यही बताते हैं कि अपने पैसे को आप सिक्योर रखो। लेकिन समय बदल गया है, ऑब्वियसली ऑप्शंस बदल गई हैं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट बदल गई है। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट, स्पेशली इक्विटी, उसको समझने की कोशिश करें। आप जब यंगस्टर होते हो तो आप अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, और फॉर्चुनेटली अभी तो ऐसा एरिया है कि अभी एक एसआईपी जो एक तरीके से मूवमेंट बन गया, 16,000 करोड़ हर महीने मार्केट में एसआईपी के द्वारा आते हैं। तो आप एसआईपी शुरू करो इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी को समझना जरूरी है, उसके जो डर है वो निकालने जरूरी है। यंगस्टर जब आप होते हो, बहुत थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने,
SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वोलेटिलिटी को आप समझोगे। जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचोगे कि आपके पास सीरियस पैसा है, तब तक इक्विटी का आपको डर निकल जाएगा। दूसरी बात, हमने जो देखा है अभी जो ट्रेंड है सेविंग में, स्पेशली जो हम देखते हैं सॉफ्ट सेविंग ट्रेंड है यंगस्टर में। सॉफ्ट सेविंग का मतलब क्या है कि फ्यूचर पे कम फोकस है, प्रेजेंट पे ज्यादा है, क्योंकि यंगस्टर्स को हर चीज को एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस करने का मतलब है आप खर्चा करेंगे और फ्यूचर के भी कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सेविंग ट्रेंड है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसा मैंने पहले कहा, एसेट क्लास को, इक्विटी को समझना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाना जरूरी है, सेविंग में डिसिप्लिन लाना जरूरी है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो तभी समझते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए ऑब्वियसली साल लगेंगे, लेकिन जब ये शुरुआत आप करते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है। और आई थिंक वो डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट क्लास, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, जो सॉफ्ट सेविंग ट्रेंड है उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की जरूरत है। प्रेजेंट को भी देखिए, थोड़ा फ्यूचर को भी देखिए। बिल्कुल क्षितिज, अभी तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने निवेश की कमान अपने हाथ में लेते हैं और ज्यादा रुचि उनकी रहती है कि हम DIY निवेश करें, मतलब डू इट योरसेल्फ। अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, जो खुद साइट्स हैं, वहां पर जाके, और AMC खुद भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप आराम से जाके किसी भी साइट से ले सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। DIY निवेश डेफिनेटली सही जरूर है, पर आपकी नजर में इसमें संभल कर क्यों रहना चाहिए? क्या विदाउट एनी फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के आप एक यंग इन्वेस्टर को अपने निवेश की जो जर्नी है वो आगे बढ़ने की सलाह देंगे सिर्फ अपने बलबूते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने स्वाति किया है। अब समझिए, वेदर चाहे म्यूचुअल फंड है या स्टॉक्स है, जब आप कोई भी इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करता है, नॉर्मली उसकी परफॉर्मेंस पास की दिखाई जाती है, जिसको देख के टेम्पटेशन आता है कि मैं इन स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। यही होता है। कहीं कुछ ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो बताए कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ये फंड्स कैसे करने वाले हैं। स्टॉक्स में कोई रिसर्च करे, इतना टाइम हो तो वो पता चलेगा आपको, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि दैट आप देख सकते हो कि दैट हाँ एक ट्रेंड है, कुछ चेंजेस अब लेके आ रही हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। जैसे हम कंप्लीट सर्कल है, हम अपने एंड पे क्वार्टरली अपना इन्वेस्टमेंट राशनल लेके आते हैं कि हम कोई स्टॉक्स खरीद रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो कोई ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे सारी चीजें हो रही है। सो डू इट योरसेल्फ एंड आई बिलीव दिस अ वेरी स्मार्ट जनरेशन। दिस जनरेशन बहुत स्मार्ट है स्वाति। इज द राइट वे टू डू। अगर आपके पास एनालिटिकल टूल्स हैं और आप सही तरीके से जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे कर रहे हैं, देन मेरे हिसाब से उस हिसाब से तो आज सिर्फ स्मॉलर मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए सेक्टर, एज ए कैप, बिकॉज उनके 3 साल के परफॉर्मेंस जो है वो 23-24% प्लस कंपाउंडिंग है स्मॉल कैप फंड्स के। सो वो तरीका ठीक नहीं है। पर अगर आप थोड़ा वेल रिसर्च करें, जैसे आज आप देखें निफ्टी की 50% सब जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आप देखें कि हाँ लार्ज कैप पोर्शन ऑफ द बास्केट अच्छा कर सकता है, तो जो फंड में वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं जबकि उनकी अर्निंग्स अच्छी है, चाहे वो HDFC है, रिलायंस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो आप उन फंड को बेटर लेंगे। पर अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे लेंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा। जैसे आज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्वाति, मेरी डॉटर है, उनका सिप चलता है, तो वो अपना जो अंडर गार्जियन अकाउंट है उसमें जो अपना नाम के अगेंस्ट अपना सिप अमाउंट देती है, नतालिया मार्जिन का ये अमाउंट हो गया, शी फील्स हैप्पी दैट मेरा ऐसे इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसका जो पैसा कहीं कुछ बचता है या कहीं से कुछ आता है तो मैं उसको बोलता हूँ दैट अगर आप मुझे दोगे तो मैं उतना ही आपका पैसा और डालूंगा। सो आप बच्चों को पैसे की वैल्यू बताओगे पैसा कैसा बढ़ रहा है उसका इक्विटी में। सो वो तरीका बेटर है। बट डू इट योरसेल्फ में सिर्फ ये है, अगर वो डीप डाउन डाइव कर सकते हैं तो ठीक है। अगर परफॉर्मेंस बेस पे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दैट वो सही तरीका नहीं है। बेस्ट है कि दैट आप सेकंड लेवल पे जाकर स्टडी करें, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट किया है, आने वाले टाइम में ये बिजनेसेस जो टॉप होल्डिंग एटलीस्ट है वो कैसा करने वाली है। बिल्कुल। मैं क्योंकि हम इक्विटी में निवेश की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए हेमंत जी आपसे जानना समझना जरूरी है कि इक्विटी में निवेश के विकल्प कई हैं। हम डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, फिर PMS है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं। मैं अगर PMS या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश की अगर बात करूं
तो क्या एक अंतर एक नया निवेशक समझ सकता है? क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत होता है एक नए निवेशक के लिए, पर डेफिनेटली पीएमएस के लिए एक बहुत बड़ा टिकट साइज होने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड काफी आसान तरीका है निवेश करने का। मैं म्यूचुअल फंड से ही आपसे से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ हेमंत जी कि म्यूचुअल फंड के जरिए, जो कि सिप का आपने जिक्र किया, क्या किस तरीके का पोर्टफोलियो एक नया निवेशक बना सकता है? जी बिल्कुल। आई थिंक किसी भी नए निवेशक के लिए, जैसा मैंने कहा कि एसेट क्लास को समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी एज एन एसेट क्लास। क्योंकि हम जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं वो लॉन्गर टर्म, तो यही एक एसेट क्लास है जिसमें वो पोटेंशियल है कि आपको वो बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा रिटर्न दे, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाने, पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने में आपकी मदद करे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्विटी को समझना है। वो समझना क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी की टेंडेंसी है, नेचुरल फिनोमिनन है कि वो वॉलेटाइल रहेगी और शायद उसी डर से काफी निवेशक उससे दूर रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को पकड़ें जो डाइवर्सिफाइड, और म्यूचुअल फंड जो है वो बाय नेचर डाइवर्सिफाइड है। मतलब अगर आप 5,000 रुपीज भी हर महीने किसी इक्विटी फंड या 2 इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको मौका मिलता है कि आप डिफरेंट जो मार्केट सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनमें आप निवेश कर सको। अगर 2 डिफरेंट फंड हाउसेस के इक्विटी फंड लेते हो तो जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज, उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सको। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं, उनके पास एक फुल प्लेजेड रिसर्च टीम होती है जो आपके लिए, आपके बिहाफ पे स्टॉक खरीदने में उनको मदद करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप यंगस्टर हैं, आपको इक्विटी समझना है और इक्विटी की जो डर है उनको अपने दिमाग से निकालना है, तो म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा वो डाइवर्सिफाइड है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। और ध्यान रखिए, कभी कभी हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट में जब तक एक्साइटमेंट ना हो, तो जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत कैटेगरीज हैं, थीमेटिक फंड हैं, सेक्टर फंड हैं, स्मॉल कैप फंड हैं, जहां पे रिटर्न बेहतर मिल सकता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन फंड्स की पोर्टफोलियो में जगह नहीं होगी आगे जाके, लेकिन क्योंकि इक्विटी खुद से वॉलेटाइल है और उसको आप समझ रहे हैं, तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत कीजिए। समझिए उसके न्यूएंसेस क्या है, यानी उसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, किस तरीके से आपको उसको समझना है। एक बार वो अगर आप समझ गए तो फिर इक्विटी का जो रोल है आपके पोर्टफोलियो में, वो डेफिनेटली आप उसको देंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो वेल डाइवर्सिफाइड ऑप्शन को पकड़िए, विद इन दैट वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स को देखें, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड को देखें, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है उस तरीके से आप डिफरेंट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। बिल्कुल। वक्त एक ब्रेक का भी है और आगे शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश क्या नए निवेशकों के लिए है टिप्स, या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए उनको निवेश से करनी चाहिए शुरुआत, इस पर करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। आसान तरीका शेयर बाजार में पैसे लगाने का। एक मैं आपसे क्षितिज पीएमएस के बारे में जानना चाहती हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस किसके लिए सूटेबल है इस तरीके का निवेश? तो स्वाति, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट स्टॉक्स। देखिए, हमारी आज 4 करोड़ यूनिक हमारे पास म्यूचुअल फंड फोलियोस है, यूनिक पैन जिनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो रही है, 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। तो लोगों का जो एक लव है ना डायरेक्ट स्टॉक के लिए, वो हमेशा रहने ही वाला है। और म्यूचुअल फंड इज द राइट वे, जो हेमंत भाई ने बोला है, जो नया इन्वेस्टर आ रहा है, जो नया सैलरी स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करना चाहता है, आई थिंक उससे ब्यूटीफुल रास्ता हो भी सकता है। बहुत ही अच्छा सरल टूल है। पर जो क्लाइंट्स डायरेक्ट स्टॉक्स करना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है टू वैल्यूएट डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो, और वो सही समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो किसी कारण से बहुत सारा लोगों की बातें सुन के बड़ा पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं जो ठीक नहीं कर रहा है, उनके लिए पीएमएस ठीक है। क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक कस्टमाइज सर्विस है, तभी उसका टिकट साइज भी 50 लाख प्लस रखा है सेबी ने, कि 50 लाख प्लस से ही शुरू होता है। सो जो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका पोर्टफोलियो साइज जो है वो इन एक्सेस ऑफ 3 CR है, ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज है, या जो यंग इन्वेस्टर जो करना चाहते हैं बट वो नई जॉब में है, बट उनकी फैमिली में पोर्टफोलियो है विच इज नॉट बी प्रॉपर्ली मैनेज, तो वो चाहते हैं कि हाँ वो इक्विटी साइड पे भी ठीक से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, बट अगेन अपनी जॉब के टाइम से वो निकाल नहीं पा रहे हैं रिसर्च करने के लिए टाइम, बिकॉज आप स्टॉक ऐसे नहीं बाय कर सकते हैं। आज 6 बंदों की टीम है, हमारा अपना पीएमएस है जो इवैल्यूएट करती है स्टॉक्स को, तब जाके आप फिल्टर आउट करते हो। उसके बावजूद यू एंड अप की 1-2 स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा होता ही है। तो आप उन क्लाइंट्स को पीएमएस लेना चाहिए
उनको पीएमएस करना चाहिए। जो क्लाइंट जिनका पोर्टफोलियो 3 से प्लस हो या जिनके पेरेंट्स का पोर्टफोलियो जो ठीक से मैनेज नहीं है, जो यंग इन्वेस्टर्स है। अदरवाइज द बेस्ट वे इज कि आप म्यूचुअल फंड करें। जो क्लाइंट डायरेक्ट स्टॉक की तरफ रुझान रखते हैं पर उनके पास पोर्टफोलियो साइज बड़ा नहीं है, तो वो थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड मनी है, आप इसमें कंपाउंड कर सकते हैं। और अगर नहीं ज्यादा समझ आ रहा है, जो लार्ज कैपिश स्टॉक्स हैं जहां पे उनको समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये बिजनेसेस चलने वाले हैं और कॉमन सेंसिकल स्टॉक्स हैं, आप उनको यूज करें। अदरवाइज आई थिंक हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट है एंड आपको वो एक्सपर्ट यूज करना चाहिए या प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए टू एग्जीक्यूट योर गुड प्लानिंग। बिल्कुल। बात डायरेक्ट स्टॉक की भी आती है। हेमंत जी, म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे आपने बताए एक यंग निवेशक के लिए, क्योंकि यंगस्टर जो है वो बाजार का भी एक फ्लेवर लेना चाहते हैं। कई तो काफी जोखिम भी लेते हैं कई इन्वेस्टर्स। तो डायरेक्ट स्टॉक में कितना करना चाहिए निवेश, कब करना चाहिए, या आप थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बना ले, म्यूचुअल फंड से निवेश कर उसके बाद धीरे धीरे डायरेक्ट स्टॉक में जा सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी आपकी नजर में क्या रह सकती है? और देखिए ऑब्वियसली देखिए, जब हम इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो तीनों तरीके हैं। मतलब आप खुद से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, पीएमएस के थ्रू कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो आप देखिए, चाहे कोई भी आपके लिए पैसा मैनेज कर रहा हो, खुद से एज एन इन्वेस्टर आपको उस एसेट क्लास, स्पेशली जब हम इक्विटी की बात करते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि ये बात सही है कि जब आप यंग है, जब आप अपना करियर की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, आपको लगेगा कि चलिए खुद से स्टॉक खरीदते हैं। खुद से स्टॉक खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको रिसर्च करने की जरूरत है। कौन कौन सी न्यूज का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर रहा है वो देखना जरूरी है कि आप मिड कैप लें, लार्ज कैप लें, स्मॉल कैप लें। और फिर उसमें इवन टैक्स एफिशिएंसी, इवन तो इक्विटी फंड और डायरेक्ट स्टॉक में सेम है, लेकिन अगर आप बार बार चेंज करते रहेंगे उसके अंदर, तो फिर ऑब्वियसली उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन, तो बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट टाइमिंग है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले इक्विटी को समझिए, अपने रिस्क को समझिए, आप ये समझिए कि इक्विटी आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या कर सकता है। एक बार आपने समझा और अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, तो ये प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। पता आप आपने जिन फंड को इन्वेस्ट किया जहां पे, वहां का आप पोर्टफोलियो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोर्टफोलियो देखिए वो स्टॉक खरीद लीजिए, वो स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करता है। लेकिन आप ये देखिए कि फंड क्या कर रहा है, किस तरीके से बदलाव कर रहा है। फिर थोड़ा जब आप थोड़ा सीख जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें भी आप थोड़े अमाउंट से शुरुआत कीजिए, देखिए आप किस तरीके का डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि एक्साइटमेंट के लिए आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में तो नहीं डाल सकते। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मैं मानता हूं कि पीएमएस एक अच्छी ऑप्शन है, बट उसके लिए ऑब्वियसली मिनिमम साइज बड़ा है, तो वो स्टेज के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अगर स्टॉक को समझना भी है, तो जैसे मैंने कहा पहले, आप एसेट क्लास को समझिए, डिफरेंट सेगमेंट्स को समझिए कि डिफरेंट सेगमेंट के स्टॉक किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से मार्केट में जो न्यूज आई, बजट आया या कुछ और, वहां तो फंड ने कुछ चेंज किया या नहीं किया, वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार आपने वो कॉन्फिडेंस आया, आप कंफर्टेबल हो गए, तब आप डेफिनेटली स्टॉक को देख सकते हो। बट शुरुआत में तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए। ओके, अब मैं दोनों गेस्ट से एक एक करके उनके पसंदीदा फंड्स और कैटेगरी जानना चाहती हूँ। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए क्षितिज आपसे वेरी क्विकली, कौन से फंड आप रेकमेंड करेंगे यंग इन्वेस्टर जो हमें देख रहे हैं, जिनमें वो निवेश कर सकते हैं? स्वाति, इस समय लार्ज कैपिश ओरिएंटेड जो आप फंड्स हैं, जैसे लार्ज कैप, मल्टी कैप, और इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप खेलना भी चाहते हैं, तो वो मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस फंड कैटेगरी, इन फंड के थ्रू कीजिए। और अगर आप कंस्ट्रक्ट भी देखेंगे ज्यादातर फंड्स का, जो इस समय आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आप वही फंड्स पे कीजिए जहाँ पे जो टॉप होल्डिंग जो है, जो अच्छा कर रही है, बट उनका ड्यू प्राइस नहीं मिला, या बिकॉज ऑफ सम सेक्टर रोटेशन के कारण आईटी या फार्मा सेक्टर हैज नॉट डन वेल। तो उसमें आप देख सकते हैं कंपनीज लाइक बैंक, गुड बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलएनटी, इन्फोसिस, रिलायंस, तो जहां वो कंस्ट्रक्ट आपको मिल रहा है, अगेन ये मेरी पसंदीदा है, देयर इज नो रिकमेंडेशन, आप वो फंड ले सकते हैं। तो लार्ज कैप में आप या तो आप इंडेक्स फंड ही लीजिए। मैंने जैसे बताया आपको 54% ऑफ इंडेक्स, 22% आईटी, एचडीएफसी, रिलायंस एंड कोटक, मेनी ऑफ द स्टॉक्स हैव नॉट डन वेल, तो आपका वो चलना ही नहीं है। लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, या आईसीआईसी का, एसबीआई का, या एचडीएफसी किसी का भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, टॉप 100 ले लीजिए। लार्ज एंड मिड कैप में कैटेगरी में कुछ फंड है, कोटक और एसबीआई के अच्छे, वो देख सकते हैं।
फोकस में HDFC SBI दोनों अच्छा करते हैं, आप वो देख सकते हैं, उनमें से कोई फंड आप चूज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो चिराग पारीक हैज डन रिसेंटली वेरी वेल और ऑब्वियसली कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, बट उसके पास कुछ इंटरनेशनल एलोकेशन भी है और हमने देखा है आपका प्राइम ऑल स्टॉक्स हैव डन वेल इन रीसेंट पास्ट, ऑल्दो दे हैव नॉट रीच्ड ऑल टाइम हाई, बट उन्होंने अच्छा किया है। तो आप मिक्स ऑफ 4-5 फंड लीजिए। स्मॉलर मिड कैप प्ले करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मल्टी कैप कैटेगरी या लार्ज मिड कैप कैटेगरी यूज करें। अगर आपका 10 साल का गोल है और आप सिर्फ के थ्रू करना चाहते हैं तो आप स्मॉलर मिड कैप डायरेक्ट कैटेगरी में आप इंसिप कीजिए या एसटीपी अगले 5-6 महीने की कीजिए, वो तरीका सही है। एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आज जो आज है, तो वी कैन लुक एट मेकिंग गुड रिटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेमंत जी वेरी क्विकली आप अपने पसंद की प्लीज फंड बताइए। देखिए, मुझे लगता है शुरुआत में जैसे हम शुरुआत की बात करें तो 3 कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है, फिर पैसा मिड कैप में, लार्ज एंड मिड और मल्टी कैप, ये 3 कैटेगरी है। उसके बाद ऑब्वियसली स्मॉल कैप और मिड कैप में आगे जाके आप सोच सकते हैं। तो कुछ फंड मैं बताता हूँ आपको। फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप में HDFC मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये 3 फंड है। लार्ज एंड मिड में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 3 कैटेगरी के 3 फंड हैं जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी पोर्टफोलियो है। तो इनमें से फंड डेफिनेटली एनालाइज करके देख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। पर मुझे लगता है ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं तो तीनों सेगमेंट की जो मैंने बात की थी आपको एक्सपोजर मिलने की, वहां से मिल सकता है ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ा फायदा मल्टी कैप का स्पेशली ये है कि, और इवन लार्ज एंड मिड में भी, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर जो सेगमेंट है उनके अंदर करना है, तो रीबैलेंसिंग भी फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करते हैं। तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है, नए निवेशक उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इन कैटेगरीज को। बिल्कुल, तो हमने समझा यंग निवेशक के लिए निवेश के विकल्प। बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे हेमंत जी आपका, क्षितिज आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आइए रुकते हैं अभी छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी।